हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्टूडेंट्स के बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। बट यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट्स दे रही हूँ, उनके बेस पर कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं। नया पैटर्न आपका होने वाला है 6 अगस्त से, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और आप इनको नोट्स करते चलिए, आप पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मेन पॉइंट ये है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, वो भी इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव टाइप में अच्छे से तैयार कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। मैकाले का विवरण पत्र एवं बैंटिंग का संकल्प 1835। मैकाले मिंट कब लिखा गया था? सन याद रखना है, 1835 में ही लिखा गया था। मैकाले के समय में सबसे तीव्र मतभेद किस बात पर हुआ करता था? तो जो मैकाले का समय था उस समय पर सबसे ज़्यादा मतभेद था शिक्षा के माध्यम पर, कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें अंग्रेजी का होना चाहिए या राज्य वाली भाषा का यूज किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मतभेद था, तो शिक्षा का मतभेद सबसे इम्पॉर्टेंट था। मैकाले मिंट में निम्न में से किसकी हंसी नहीं उड़ाई गई थी? तो जो यूरोपीय इतिहास थी इसकी हंसी मैकाले मिंट में नहीं उड़ाई गई थी। 10 जून 1834 क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि मैकाले को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का कानूनी सदस्य कब बनाया गया था? तो 10 जून 1834 ईस्वी को मैकाले को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का कानूनी सदस्य बनाकर भारत भेजा गया था या भारत आया था। अंग्रेजी शासन विधि में केवल 15% देशवासी ही शिक्षित हो सके हैं। टॉमस बेमिंगटन। मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 को रांथले टेम्पल, लीसेस्टर शायर में हुआ था। याद रखना है कि मैकाले का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रांथले टेम्पल, लीसेस्टर शायर में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 1818 में मैकाले ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया था। कहाँ पर? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में 1818 में प्रवेश लिया था। 1819 तथा 1821 में 2 बार उन्हें अंग्रेजी काव्य रचना पर कुलाधिपति का पदक मिला था। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकाले को कितनी बार काव्य रचना पर कुलाधिपति का पदक मिला है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2 बार। कब अगर पूछा गया तो 1819 और 1821 में। नेक्स्ट है, सन 1825 ईस्वी के मैकाले ने एडिनबर्ग रिव्यू नामक पत्रिका में लेख लिखना आरंभ किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि मैकाले ने किस पत्रिका में लेख लिखना प्रारंभ किया था? तो 1825 ईस्वी में मैकाले ने एडिनबर्ग रिव्यू नामक पत्रिका पर लेख लिखना आरंभ किया था। 1824 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक का काल मैकाले के अग्नि परीक्षणों का समय था। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट याद रखना है। किस पत्रिका में लेख लिखना? एडिनबर्ग रिव्यू नामक पत्रिका पर। अग्नि परीक्षण का समय कब से कब तक रहा है? तो 1824 से 1830 ईस्वी तक का समय उनका रहा है। इतिहासकारों ने मैकाले को भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में पथ प्रदर्शक एवं आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत कहा। 1828 में लॉर्ड लिंडसर ने उन्हें नष्ट निधिता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। मैकाले ने सन 1830 में पार्लियामेंट में पहली बार प्रवेश लिया। पार्लियामेंट में मैकाले ने कब प्रवेश लिया पहली बार? तो 1830 में प्रवेश लिया। पार्लियामेंट में प्रवेश होने पर उनका पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो उनका महत्वपूर्ण कार्य था रिफॉर्म बिल। ठीक है, तो पार्लियामेंट में उन्होंने प्रवेश कब लिया? 1830 में, और प्रवेश होते ही उनका सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य था रिफॉर्म बिल। 15 फरवरी सन 1834 ईस्वी को भारत की ओर समुद्र यात्रा पर मैकाले ने प्रस्थान किया। तो भारत की ओर समुद्र यात्रा पर मैकाले ने कब प्रस्थान किया? तो याद रखना 18 फरवरी सन 1834 ईस्वी को। सन 1813 के चार्टर एक्ट की किस धारा में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया? तो याद रखना 43वीं धारा में। ठीक है, किस धारा में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया? तो याद रखना 43वीं धारा में।
यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम न छिड़ता, ऐसा कहा था नूरुल्लाह एवं नायक ने। तो नूरुल्लाह एवं नायक ने कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम न छिड़ता। याद रखना, इसको कहा है नूरुल्लाह एवं नायक ने। क्लियर। अब आता है एडम रिपोर्ट और इसकी संस्तुतियाँ। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था। किसको दिया था? एडम को दिया था। कहाँ की शिक्षा का? बिहार और बंगाल की शिक्षा का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया था। एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूचना अध्ययन किया। एडम की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? या एडम ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो एडम ने अपनी पहली रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की। एडम की दूसरी रिपोर्ट कब आई? तो एडम की दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 ईस्वी को तैयार हुई। एडम की तीसरी और आखिरी रिपोर्ट कब आई? तो एडम की तीसरी और आखिरी रिपोर्ट 28 अप्रैल 1839 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। तो एडम्स की तीनों रिपोर्ट की डेट याद रखना कि कौन सी रिपोर्ट कब आई और किस सन में आई हैं। विलियम एडम का जन्म स्कॉटलैंड में डर्नफर्माइलाइन नामक स्थान में 1789 ईस्वी में हुआ था। 19 मार्च 1818 को वो श्रीरामपुर पहुँचे थे। श्रीरामपुर कब पहुँचे थे? 19 मार्च 1818 में पहुँचे थे। एडम का विवाह किसके साथ हुआ था? एडम का विवाह कब हुआ था? 1819 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? पादरी की कन्या कुमारी फोब ग्रांट के साथ हुआ था। विलियम बेंटिक ने 20 जनवरी 1835 को बंगाल की शिक्षा की नीति का सर्वेक्षण करने के लिए एडम को आयुक्त नियुक्त किया। कब नियुक्त किया था? 20 जनवरी 1835 को। किसकी नीति करना सर्वेक्षण करने के लिए? तो बंगाल की शिक्षा नीति का सर्वेक्षण करने के लिए। एडम ने इंग्लैंड में उसी वर्ष उन्होंने अपनी इंडिया ईयर बुक प्रकाशित की। तो एडम ने अपनी इंडिया ईयर बुक कहाँ प्रकाशित की? इंग्लैंड में प्रकाशित की। एडम ने इंग्लैंड में कौन सी बुक प्रकाशित की? इंडिया ईयर बुक प्रकाशित की। एडम 1789 से 1868 में भारत में 27 वर्षों तक रहकर गए थे। एडम की पहली रिपोर्ट कुछ पुरानी रिपोर्टों तथा अनुपलब्ध सामग्री पर आधारित थी। एडम ने 5 स्रोतों से अपनी इस रिपोर्ट को तैयार किया था, यानी जो उसकी पहली रिपोर्ट थी उसको उसने 5 स्रोतों से तैयार किया था। दूसरी रिपोर्ट उनके स्वयं के सर्वेक्षण और अध्ययन का परिणाम थी। यानी जो उनकी पहली रिपोर्ट थी वो देखोगे तो वो कुछ पुरानी रिपोर्ट और कुछ उनके पास जो उपलब्ध सामग्री थी उस पर आधारित थी, लेकिन उनकी दूसरी रिपोर्ट उनके खुद के सर्वेक्षण पर आधारित थी। राजशाही जिले में 10 यानें थीं। नेटारे याने में 4 फारसी शालाएँ थी। ठीक है, याद रखना, नेटारे यान में 4 फारसी शालाएँ थी जिनमें 23 विद्यार्थी थे। इन शालाओं में 4.5 इस तरीके से रहेगा, 4.5 से 13 वर्ष तक के बालक अध्ययन आरंभ करने आते थे और 12 से 27 वर्ष की अवस्था में स्कूल छोड़कर वो चले जाते थे। तो याद रखना कितनी यानें थी? 4। नेटार याने में कितनी फारसी शालाएँ थी? 4। उसमें कितने विद्यार्थी थे? 23। कितने विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे? 4.5 से 13 वर्ष तक के। और किस अवस्था में स्कूल छोड़कर जाते थे? तो 12 से 27। एडम की तीसरी रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद की शिक्षा का विवरण है। एडम रिपोर्ट के मुख्य संतति सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार के लिए सुझाव थी। एडम प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थक करता था। ठीक है, तो इतना याद रखना है एडम को बारे में। एडम ने संस्कृत व बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था, इसको भी याद रखना आप। इस तरीके से हमने एडम्स के रिपोर्ट को भी देख लिया। अब है वुड्स का घोषणा पत्र, या इसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच बोला जाता है या वुड्स का घोषणा पत्र बोला जाता है इसे। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड को नियुक्त किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखना वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, यानी वुड्स के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच में माध्यमिक, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक सभी स्तरों पर विचार किया गया है। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा में मील का पत्थर कहा जाता है। यह कहा जा सकता है कि इसने हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन A.N. बसु ने कहा।
वुड डिस्पैच ने उच्च शिक्षा के विषय में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना। ऐसा कहा इन्होंने कि लंदन विश्वविद्यालय को ही आदर्श मानना चाहिए। 19 जुलाई 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक नया शिक्षा संबंध घोषणा पत्र आया। इस घोषणा पत्र को वुड्स का घोषणा पत्र कहा गया। कब आया था? 19 जुलाई 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक नया शिक्षा संबंध घोषणा पत्र आया और इसी घोषणा पत्र को वुड्स का घोषणा पत्र कहा गया। वुड्स के घोषणा पत्र का मुख्य कारण क्या था? तो वुड्स के घोषणा पत्र का मुख्य कारण था भारतीयों की शिक्षा संबंधी मांगे। घोषणा पत्र का प्रमुख सुझाव उच्च शिक्षा के लिए मुंबई तथा कोलकाता में लंदन के समान विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, ऐसी थी। यानी कि जो घोषणा पत्र था उसका मुख्य सुझाव यह था कि जिस तरीके से लंदन में विश्वविद्यालय हैं उसी तरीके से मुंबई तथा कोलकाता में भी ऐसे विश्वविद्यालय बने जिसमें उच्च शिक्षा लिया जा सके। यह पत्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का उल्लेख करता है। शिक्षा को पूर्णतः राज्य के अंतर्गत करके शिक्षा में नौकरशाही लाने को श्रेय घोषणा पत्र को ही जाता है। घोषणा पत्र में आध्यात्मिक शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई है। यानी कि आध्यात्मिक भगवान वगैरह के बारे में मन तन धन और परमात्मा आत्मा इन सब की उपेक्षा की गई है। और घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद हैं? तो 100 अनुच्छेद हैं। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था किसमें की गई है? तो उस घोषणा पत्र में ही सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा की गई है। आज्ञा पत्र की संस्तुतियों शैक्षिक नीति, शैक्षिक प्रकाशन और शैक्षिक विकास है। यानी कि जो घोषणा पत्र है या आज्ञा पत्र की संस्तुतियां हैं ये किस पे विकास पर हैं? तो ये शैक्षिक नीति, शैक्षिक प्रकाशन और शैक्षिक विकास के साथ हैं। आज्ञा पत्र में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ राज्य भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा हो उसके साथ साथ हर एक राज्य की भाषा को भी इंक्लूड किया जाए। आज्ञा पत्र में यह भी बताया गया कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च भाषा की शिक्षा दी जाए तथा राज्य भाषाओं के माध्यम से जनसाधारण को शिक्षा दी जाए। बात समझ आ गई? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जितनी भी हाई लेवल हाई एजुकेशन से उच्च शिक्षाएं हैं वो दी जाएं अंग्रेजी माध्यम से और राज्य भाषा के माध्यम से जनसाधारण को शिक्षा दी जाए। आज्ञा पत्र में निस्यंदन सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है। तो किस सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है? तो याद रखना निस्यंदन सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस किया वुड्स डिस्पैच यानी वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, और समझ आ गया होगा आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लग रही है आपके वीडियो को बनाने में, ठीक है, और आप तक पहुंचाने में। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो भी आप बता सकते हैं। जितना हो सके शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।